आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मेहरुन्निसा परवेज़ जी द्वारा लिखित कहानी जुगनू। वह बस स्टैंड पर बैठी बस का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज शाम उसकी प्यारी सहेली का निकाह था और निकाह में उसका पहुंचना निहायत ज़रूरी था। आज ही बस को भी लेट होना था। सोचते उसका दिल बेसब्री में डूबने लगा। माथे पर पसीना सा आने लगा। सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। कितनी तैयारी उम्मीद से वह घर से चली थी, फिर उसकी सहेली भी तो उसका इंतज़ार करेगी। सहेली की शादी करवाने में उसका कितना बड़ा हाथ था और कितने प्यार से अपनी सखी के लिए अंगूठी और बनारसी साड़ी खरीदी थी। वह जानती थी उसे देखते ही वह खिल उठेगी। उसे दुल्हन को मेहंदी भी लगानी थी। उसने वादा किया था कि उसकी शादी पर वही उसे मेहंदी लगाएगी। वो मेहंदी लगाती भी तो बड़ी कमाल की। लोग देखते तो बस देखते ही रह जाते। बस उसका मूड होना चाहिए। अचानक एक बस सामने से आई। उसने बड़ी उम्मीद और बेचैनी में भरकर उतावलेपन से खड़े होकर बस को देखा, पर यह देखकर बड़ी ही निराशा से बैठ गई कि बस दूसरी थी। बस सामने ही खड़ी थी और मुसाफिर चढ़ उतर रहे थे। छोटे छोटे खोमचे वाले, पत्र पत्रिकाओं वाले तथा भीख मांगने वालों ने बस को घेर लिया था। बस के आते ही स्टैंड में हलचल मच गई थी। अचानक पुलिस की एक जीप उसके सामने आकर रुकी और उसमें से जो आदमी उतरा उसे देखते ही वह चौंक पड़ी। चेहरा बेहद परिचित सा लगा। उसने ध्यान से देखा, सोचा आंखें धोखा तो नहीं दे रही, पर नहीं, सच वे तारिक ही थे। उसे अपना बस स्टैंड पर बेशऊरी से खड़ा रहना बड़ा खला। लंबी यात्रा और लगातार गाड़ियां बदलने से वैसे उसकी हालत ख़राब हो गई थी, और ऐसे में ही तारिक से सामना, वो भी इतने बरसों बाद, उसे बड़ी घबराहट सी हुई। तारिक किसी परिचित को बस में बैठाने आए थे शायद। अभी वह सोच ही रही थी कि किसी तरह चुपचाप पीछे से उठकर इधर उधर भीड़ में दुबक जाए, तभी तारिक की निगाह उस पर पड़ गई। उन्होंने बुरी तरह से चौंक कर उसे घूर कर देखा। उनके हाथ में सिगरेट थी, जिसे उन्होंने बिना पिए ही नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और उसे निहायत बदतमीजी से पीछा करती नज़रों से देखने लगी। वह सकुचाई सी इधर उधर देखने लगी। उनके साथ आए व्यक्ति बस में बैठ चुके थे और बस चल दी थी। बस के जाते ही बस स्टैंड जैसे सूना हो गया, जैसे किसी मदारी ने भानुमति का पिटारा समेट लिया हो। अभी उसकी बस आने में देर थी और वह अपने सामान के साथ लदी फंदी सी वहाँ बैठी थी। तभी तारिक तेजी से चलते एन उसकी आंखों के सामने आ खड़े हुए। तुम शफकत हो ना? तारिक बोले। उनका वही ठंडी सांस खींचकर बोलने का अंदाज। जी, मुझे पहचाना? मैं तारिक हूँ। जी हाँ, पहचान गई थी। और जल्दी से बोली और मन में सोचा, भला आपको हम भूल सकते हैं? जिंदगी का पहला पृष्ठ आप ही पर तो खुलता था। कहाँ हो आजकल? खाला खालू, यहाँ कैसे? किधर जा रही हो? ओह अल्लाह, एक साथ जैसे सवालों की झड़ी लगा दी थी। इतने सवालों के जवाब वो एक साथ कैसे देती? बस धीरे से मुस्करा दी और साड़ी के छोर से माथे पर छलक आए पसीने को पोंछ लिया और फौरन ही अपने आप को झटक कर तारिक के मोह जाल से बचने के लिए उसने मौसम पर ध्यान केंद्रित कर लिया। वास्तव में 2 दिन भी पानी नहीं बरसता है तो कितनी गर्मी पड़ने लगती है। कहाँ जा रही हो? तारिक ने चुप देख उसे फिर उकेरा। लगता है बस आने में अभी वक्त लगेगा। अच्छा हो तुम मेरे साथ मेरे घर चली चलो, रात का खाना मेरे घर पर ही लो। इस तरह तुम्हारी मेरे बीवी बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। अब तक वो तारिक की वर्दी से समझ चुकी थी कि तारिक पुलिस के कोई बड़े अधिकारी हैं। तारिक उसे अपने बीवी बच्चों से तथा बंगला रोब दाब से प्रभावित करना चाहते थे और उसे जताना चाहते थे शायद कि वे अपने जीवन में पूर्ण हैं, पर वहीं वे भूल कर रहे थे कि अपराधी व्यक्ति ही अपने आप को चारों ओर से कैद कर बंदी बनाता है। माफ़ करें, मुझे आज बहुत ही निहायत ज़रूरी काम है। मेरी सहेली की शादी है। तभी तारिक को ढूंढने उनके पुलिस के अधिकारी आ गए। तारिक ने उन्हें कॉफ़ी लाने भेज दिया। जब वे चले गए तो तारिक उसे भरपूर निगाह से देखते हुए बोले, मेरी यहीं पर पोस्टिंग है, कभी तुम आना।
तुमसे मिले एक ज़माना गुजर गया। पहले तुम सलवार कमीज़ पहने कमसिन उम्र की शौक लड़की थी, अब तो संजीदा औरत हो। तारिक बोलते रहे और उनकी निगाहों को वह अपने चेहरे पर झेलती रही। तभी कॉफ़ी भी आ गई और बस भी। वो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। झट से उठ गई। उसकी हड़बड़ी देखकर तारिक परेशान हो गए। तो तुम नहीं रुक रही हो? आज तो किसी भी हाल में जाना था, फिर कभी इधर आई तो ज़रूर मिलूंगी, उसने कहा और मन ही मन सोचा, मुझे रुकना ही कब था। तुम पहले की तरह अब भी कम बोलती हो। तारिक धीरे से बोले, मैंने तुम्हें, मेरा मतलब तुम लोगों को काफ़ी तलाशा था, मगर मुझे पता ही नहीं चला। जी, अब्बा को लकवा मार गया था तो अम्मी हम लोगों को लेकर अहमदाबाद चली गई थी नाना के घर। अब तो अब्बा अम्मी दोनों नहीं हैं। मैं नाना के पास रहती हूँ और डॉक्टर हूँ। ओह, तारिक लंबी सांस भरकर बोले। अच्छा हो, आज तुम यहीं ठहर जाओ, जाने फिर मुलाकात हो या ना हो। आज तो मेरा जाना ज़रूरी है, कहते हुए उसने अटैची उठा ली। तभी उसका कुली भी आ गया। वो बस में जाकर बैठ गई। खिड़की के पास बैठी थी और सामने ही तारिक खड़े थे। दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे पर दोनों ही चुप थे। हो सके तो शफकत, उन पुरानी बातों के लिए मुझे माफ़ कर देना, आखिर तारिक बोले। बस चल दी और उसने आदाब के लिए हाथ माथे पर लगा लिया, पर तारिक जैसे जवाब देना भूल गए थे। बस उसे चुपचाप देखते रह गए। वह तारिक को देख रही थी और सोच रही थी कि एक मुजरिम खुद हाकिम अफसर कैसे बन गया। क्या उसे अपना गुनाह याद होगा? अब्बा का ट्रांसफ़र उस छोटे से पहाड़ी शहर में हुआ था। ये लोग बस की उबा देने वाली लंबी यात्रा करके वहाँ पहुँचे थे और पहुँचते ही सारे घर को मलेरिया ने आधा बोचा था। सब बुखार में लस्त से पड़े थे। वे लोग बस से उतरकर जैसे बीमार पड़ने ही शहर में आए थे। बंगला कितना बड़ा था, किसी ने पूरी तरह देखा भी नहीं था। पूरा बंगला खाली खाली सूना वीरान सा लगता था, क्योंकि अभी सामान खोला ही नहीं गया था। बस एक कमरे में दरी बिछाकर उस पर बिस्तर डालकर वे लोग आते ही ढेर हो गए थे और ऐसे ही जाने कितने दिन निकल गए पता ही नहीं चला। ट्रक में उनका जो सामान आया था वो वैसे ही बाहर वाले कमरे में पड़ा था। किसी में कुछ देखने की हिम्मत ही नहीं थी। यह शहर कितना बड़ा है और कैसा है, ये सब देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कितनी मुश्किल से वे लोग वहाँ पहुँचे थे और आते ही सब मलेरिया से पीड़ित हो गए थे। चपरासियों ने बताया कि यहाँ हर नए आदमी को यह बुखार दबोचता है। वे लोग ऐसे ही पड़े रहते थे, न खाने की न पीने की सुध। अम्मी हिम्मत कर पतली खिचड़ी बना लेती तो वह भी बड़ी मुश्किल से लोग 2-3 कौर खा पाते। बस ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब्बा थोड़ा ठीक हो गए थे और अपने दफ्तर जाने लगे थे और अब सोच रहे थे कि सामान खुलवा लिया जाए, वरना ऐसे में कोई मिलने आ जाएगा तो क्या सोचेगा। और आखिर हुआ वही जिसका अंदेशा था। चपरासी ने बताया, बड़ी हवेली से कोई आए हैं मिलने और साथ में खाना भी लाए हैं। उन दिनों छोटे शहरों में यह रिवाज था कि जब बाहर से कोई रहने आता था, शहर में रहने वाले पुराने घरानों से खाना बनाकर पहुंचाया जाता था या घर पर बुलाकर खिलाया जाता था। इस तरह वहाँ के इज्जतदार लोगों से मुलाकात हो जाती थी और नए आने वाले लोगों को अपनी गृहस्थी शुरू करने में आसानी हो जाती थी। तब होटल होते नहीं थे और यदि होते भी थे तो वहाँ का खाना खाना बुरा माना जाता था। सामान खुला नहीं था। अम्मी ने वहीं कमरे में ही उन्हें बुला लिया जहाँ वे खुद गुड़ी मुड़ी सी पड़ी थी। उन्होंने सोचा था आने वाला कोई बुजुर्ग सा होगा, पर वह एक सुंदर सा युवक था। आते उसने खाने का बड़ा सा टिफ़िन सामने रखा और अम्मी को आदाब करते हुए बोला, अम्मी ने भेजा है, पता चला आते ही आप सब बीमार हो गए हैं। शुक्रिया, अम्मी से कहना सब ठीक है। आपका नाम? मुझे तारिक कहते हैं, मैं बाहर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आजकल छुट्टियों में आया हुआ हूँ। उसने सिर पर से चादर का थोड़ा सा कोना हटाकर उस खनकदार आवाज़ वाले युवक को अच्छे से देखना चाहा, पर उसे अपनी ओर ही ताकता पाकर सकुचा सी गई, क्योंकि उसने भी उसे देख लिया था और समझ गया था कि वह सोई नहीं है, बस बहाना किए पड़ी है।
लेकिन अब लेटे रहना मुश्किल बात थी, इसलिए वह जल्दी से उठी और हड़बड़ी में दुपट्टे से सिर ढांकती आदाब करती बाहर भाग गई। मेरी बेटी शफकत है, उसने पीछे से सुना। अम्मी उसका परिचय दे रही थी। बैठो, टिफ़िन खाली करवा देती हूँ, तब तक चाय पी लो। नहीं, रहने दीजिए खाला, कल आकर टिफ़िन ले जाऊँगा, मुझे भी जल्दी है। अच्छा, आदाब, कहता हुआ वह बाहर चला गया। वो गुसल खाने में नल के नीचे मुंह धो रही थी। वहीं से उसने जाते वक्त कुछ गुनगुनाने की, कुछ साइकिल की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि वह चला गया। बेकार में मुंह धोया, सोचते हुए वापस आई और फिर चादर में वैसे ही गुड़मुड़ाकर लेट गई। पर अब जाने क्यों उससे लेटा नहीं जा रहा था। और फिर उठी और गुसल खाने में चली गई और उसने वॉश बेसिन में फिर से ढेर ढेर पानी से मुंह धोया। पर इतने ढेर पानी से आंखें धो लेने के बाद भी उसका वह आकर्षक चेहरा उसके सामने से हटा नहीं और अंत में उसने अपने पीले दुपट्टे में मजबूर होकर अपना चेहरा छिपा लिया। अल्लाह, कितनी बुरी तरह घूर रहा था। दूसरे दिन भी वह आया और अम्मी के पास बैठकर गप्पें सुनाता रहा, कॉलेज की बातें बताता रहा। अम्मी ने अपने पानदान से पान बनाकर उसे खिलाया था। अम्मी उससे खुश थी। एक तो अम्मी को पान खाने वाला कोई मिल गया था, दूसरे वो बहुत बातूनी था और अम्मी इन दो बातों के लिए जैसे मौके की तलाश में रहती थी। अम्मी की इस बात के लिए उसे हमेशा सुनना पड़ता था कि यह लड़की है, मजाल है जो कभी पास बैठकर दो घड़ी बोल बतिया ले। दूसरों के बच्चों को देखो, कितने हंसते खिलखिलाते हैं, और ये क्या है जो हमेशा मुंह में मूंग भरी रहती है। अम्मी की यह झिड़की सुन सुनकर ही वह इतनी बड़ी हुई थी, पर मजाल है जो कभी उसने अम्मी के कहे मुताबिक बात मानी हो। बस उसे तो एक कोने में अकेले बैठकर चुप रहना ही अच्छा लगता था। अम्मी की बात पर बस वह मुस्करा देती थी। घर से निमोनिया ने विदा ली और उसने खुलकर सांस ली, मानो बिना बुलाए किसी लीचड़ मेहमान की विदाई हुई हो। अम्मा ने चपरासियों के साथ सामान खोलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे बड़े बड़े कमरे जो खाली पड़े रहने की वजह से भाएं भाएं करते थे, उनमें सामान सज जाने से खिल उठे थे। उनमें रौनक सी आ गई थी। सफ़ेद दीवारें जो पहले खाने को दौड़ती थीं, अब तस्वीरें टंग जाने से सहज कर मुस्करा रही थीं। जैसा कि होता है, उसने अपने लिए कोने वाला कमरा चुना था, शांत और एकाकी, हमेशा की तरह। अपने कमरे को उसने बगीचे और चिड़ियों की तस्वीर वाले फ्रेम से सजा लिया था। उसका पलंग और एक टीन का बक्सा, दीवार वाली अलमारी में किताबें, चूड़ियाँ, रिबन, क्लिप, सिलाई बुलाई का सामान, बस इतना ही उसके कमरे में था। पर उसे पता था अम्मी पहले तो उसके कमरे को उसके लिए छोड़ देती थी, फिर बाद में उसके कमरे में घर का सारा ज़रूरी सामान रख देती थी। उसके स्कूल खुले थे, वो बड़ी खुश थी। नया स्कूल, नई सहेलियाँ। स्कूल में एक नई लड़की उसकी सहेली बन गई थी, रेहाना। बड़ी प्यारी और खुशदिल थी। दोनों साथ ही स्कूल से लौटती। रास्ते में रेहाना को इंतज़ार करना पड़ता, साथ में मिलकर दोनों घर आती। कल मैं यहीं खड़े रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, स्कूल साथ चलेंगे। रेहाना ने उससे विदा ली। वह रेहाना को जाते देखती रही। उसकी दो लंबी चोटियां कमर पर झूल रही थीं। रिबन के बने फुन्ने उसकी कमर पर लट्टू की तरह नाच रहे थे। रेहाना चोटियों को बांधकर खुला ही छोड़ देती थी, जबकि वह खुद उन्हें ऊपर मोड़कर बांध लेती थी। रिबन के फूल कानों के पास लटकते रहते थे, कभी लटकते, कभी काले लाल, कभी सफ़ेद। इन तीन रंगों के अलावा दूसरे रंग के रिबन अम्मी बांधने नहीं देती थीं। स्कूल जाते वक्त सिर भी ढकना होता था। सभी मुसलमान लड़कियां घर से स्कूल जाते समय सर ढक कर जाती थीं। जिसे देख स्कूल की लड़कियां छेड़ती कि क्या तुम्हारा ब्याह हो गया है। धीरे धीरे रेहाना उसकी प्यारी सहेली बन गई थी। एक दिन शनिवार को आधे दिन की छुट्टी में रेहाना उसे अपने घर ले गई। बड़े आराम से सलवार उठाए उचकती, टांगे फैलाती, छलांगे लगाती दालान में पहुंच गई और वहीं से वह चिल्लाई, अम्मी देखो कौन आया है। वह संभल संभल कर पैर रखती दालान तक पहुंची। दालान में एक झूल सी खाट पड़ी थी, जिस पर एक निहायत बूढ़ी सी औरत बैठी थी। रेहाना, कौन है तेरे साथ?
दादी, मेरी नई सहेली है, इधर आ बेटी। दादी ने उसे बुलाया और अपनी दोनों बूढ़ी बाहों में बटोर सा लिया। उसने देखा उनके कानों में बड़ी बड़ी सोने की भारी सी बालियां झूल रही थीं। इसके बोझ से कान मुड़कर गोल से हो गए थे और कानों के छेद नाली के सुराख की तरह बड़े बड़े हो गए थे। तभी भीतर से एक गोरी सी मोटी सी औरत आई, जिसे देखते ही वह समझ गई कि ये रेहाना की अम्मी होंगी। जा, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेना। खूब ढेर सारे जले मसाले में भुने गोश्त की सालन और रोटी थी। उनके घर की तरह दाल चावल सब्जी गोश्त सलाद पापड़ आदि कुछ भी नहीं। उनके घर में मसाले भी कम खाए जाते थे, पर यहाँ खूब तेल मिर्च से डूबा गोश्त खाकर उसे बड़ा अच्छा लगा। गरम मसाले की सौंधी गंध सारे कमरे में भर गई थी। जैसे अम्मी जब अचार की बरनी खोलती तो सारे कमरे में गंध भर जाती थी, बस वैसा ही लगा उसे। उस बड़े बंगले में कौन रहता है? उसमें मेरी फूफी रहती हैं, रेहाना ने बताया। मेरे फूफा राजा के मैनेजर थे। उनके इंतकाल के बाद मेरी फूफी रहती हैं। उनके 4 बेटे हैं। वे लोग बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोगों की तरह गरीब नहीं। मेरे अब्बा को टीबी हो गई तो कारखाने वालों ने बैठा दिया। मेरी फूफी ने हमें यहाँ बुलवा लिया और हमें अपना यह बाहर वाला घर रहने के लिए दे दिया। अब हम लोग यहीं रहते हैं। अब्बा फूफी की ज़मीन जायदाद देखते हैं। उसने ज़िंदगी की इतनी गहरी बातें पहली बार सुनी थी, इसलिए हैरानी से आंखें चौड़ी कर ली। अच्छा चल, तुझे फूफी का बंगला दिखाएं। ना ना, मुझे नहीं जाना। रेहाना उसे ज़बरदस्ती खींचकर ले गई। ये लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर गए। भीतर पत्थर वाला बड़ा सा आंगन था, बीच में कुआं और कुएं के पास लंबी सी कमरों की कतार थी जो नौकरों के रहने के लिए थी। वहीं बावर्ची खाना था जहाँ 2-4 नौकरानियाँ बैठी काम कर रही थीं और एक बूढ़ा सा खानसामा खाना बना रहा था। यहाँ फूफी बैठकर किताब पढ़ती हैं और पान खाती हैं। सुबह का नाश्ता भी यहीं होता है। रेहाना ने एक बड़े कमरे में पहुंचकर कहा। बरामदे में मोटी मोटी कपड़ा लगी चिक टंगी थी, जिन्हें गर्मियों में तथा बारिश के मौसम में खोला जाता है। भीतर बड़े बड़े कमरे थे। कमरों में ढेर सा आलीशान शीशम का नक्काशीदार फर्नीचर सजा था। शेर भालू की खालें थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी संदूकें थीं। सारा घर एक महल की तरह था। बड़े बड़े शीशे जिनमें सर से पैर तक खड़े होकर देखा जा सकता था। उन आदमकद शीशों के सामने खड़े होने से उसे शर्म आ रही थी। स्कूल के ही कपड़ों में वो गंदी सी आ गई थी। सलवार कुर्ता दुपट्टा सब गंदे हो गए थे। माथे पर बाल बिखर कर चिपक से गए थे पसीने से। हाथों की उंगलियों की पोर में ढेर सारी स्याही लगी थी, जो हाथ धोने पर तथा खाना खाने के बाद भी नहीं छूटी थी। रेहाना ने उसे फूफी से मिलाया तो उन्होंने चश्मे के ऊपर से नीचे तक उसे देखा, टटोला, फिर मुस्कुराई। बड़ी प्यारी बच्ची है। अभी वह घबराई सी हक्की बक्की वहाँ खड़ी थी कि अचानक कोई पर्दा उठाकर भीतर आया। अम्मी, आदाब। वह चौंक कर पलटी तो दिल धक से रह गया। सांस रुक गई। सामने तारिक खड़े थे, सफ़ेद कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे में। मेरी फूफी के छोटे बेटे हैं, तारिक भाईजान, रेहाना बता रही थी, और वह माथे का पसीना दुपट्टे से पोंछती हड़बड़ी में फूफी को आदाब कर रेहाना का हाथ खींचती बाहर आ गई। उसे क्या पता था? हाँ, अब कभी नहीं आएगी यहाँ। कई दिनों तक वह रेहाना के घर नहीं गई, बल्कि उसने अपना स्कूल जाने का रास्ता ही बदल दिया। अचानक उसकी इस बेरुखी से रेहाना हैरान थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी, तब तारिक एन उसके सामने आकर खड़े हो गए। ऐसी भी क्या बेरुखी, आपने तो घर आना ही छोड़ दिया। अम्मी आपको याद कर रही थी, तारिक बोले। वह सिर झुकाए बैठी रही। आप कल आएं, मैं इंतज़ार करूँगा। कहते तारिक चले गए और वह सन्नाटे में बैठी रही। दूसरे दिन वह रेहाना के साथ स्कूल से लौटते में होली। जब रेहाना का घर आया तो उसके पैर अपने आप रेहाना के घर की ओर बढ़ गए, पर वह झिझकी सी वीरान बगीचे में पड़ी उस टूटी कार पर बैठी रही, जहाँ ढेर सारे इमली के फूल बिखरे पड़े थे। वह फूफी के घर नहीं गई।
दूसरे दिन पता चला कि तारिक वापस अपने हॉस्टल गए हैं। रेहाना के घर उसका आना जाना बढ़ गया था। दोनों पक्की सहेली बन गई थीं। दोनों टूटी कार पर उचक कर बैठ जाती और हाथों पर नमक लिए आम, अमरूद और इमली कुतरती रहती, या वहीं खड़िया से धर खींचकर बिल्ला खेलती। बिल्ला खेलने गुलशन भी पहुंच जाती थी। वह पीरू बावर्ची की लड़की थी, पर ठीक अपने नाम के विपरीत थी। गुलशन नाम एक हरे भरे बगीचे की याद दिलाता था, पर उसे देखकर लगता जैसे उजाड़ वीरान खंडहर हो। छोटे छोटे बाल जो हमेशा बिखरे रहते थे, उसे देख लगता वो हफ्तों नहाती नहीं, गंदे कपड़ों में घूमती फिरती। पीरू बावर्ची उसे जब तब मारता रहता था, या मार के बहाने अपनी जवान पागल लड़की के दुख का आक्रोश निकालता रहता था, क्योंकि पीरू को और कोई बच्चा नहीं था। रेहाना ने बताया था, जब गुलशन 5 बरस की थी तब उसके बाप ने उसे ब्याह दिया था, पर वह दूसरे ही दिन अपनी ससुराल से अकेली भाग आई तो फिर गई ही नहीं। जब भी कोई उसे ससुराल से लेने आता, वो मोहल्ले के घर में हफ्तों छिपी रहती है। धीरे धीरे ससुराल वालों ने आना ही बंद कर दिया और अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर दिया। कहते हैं जिस दिन गुलशन के पति का दूसरा ब्याह था, उस दिन बावर्ची बहुत रोया था और गुलशन पत्थर को दूल्हे की तरह सजा संवार कर कुएं में फेंक आई थी और जोर जोर से हंसती चिल्लाई थी, मर गया, मर गया। उस दिन जब घर में अचानक चहल पहल दिखी, ढेर सारी तैयारियां, तो वह हैरानी में पड़ गई। सारे घर को सजाया जा रहा था। अम्मी ने उससे बताया कि आज तारिक के घर से लोग सगाई का रस्म लेकर आ रहे हैं, तो शर्म से गड़सी गई। पता चला रेहाना की फूफी ने अपने छोटे लाडले बेटे के लिए उसे मांग लिया है। इतने अच्छे और ख़ानदानी घर में मना करने जैसी कोई बात नहीं थी और अब्बा ने हाँ कर दी। वह वहाँ बैठे बैठे ही सारे घर की आहट लेती रही थी। आंगन में तरह तरह के खाने का इंतज़ाम हो रहा था। अब्बा ने बाहर से खानसामा बुलाया था, जो मुर्ग बिरयानी, कोरमा, कोफ्ता, नान, तंदूरी मुर्ग, मुर्ग मुसल्लम, नरगिसी कोफ्ते, यखनी और तरह तरह के हलवे बना रहा था। हलवे की थालों पर दूल्हा दुल्हन का नाम मेवों से सजाया गया था। अब्बा ने अपने अफसर दोस्तों को भी खाने पर बुलाया था। बाहर वाले बड़े हॉल में खाने की मेज़ें सजाई जा रही थीं। शाम को पुलिस बैंड आया तो लॉन में बैठा बैठा मधुर धुन बजाता रहा और मेहमान आते रहे। कारों से दूल्हे के घर के लोग उतरे। रेहाना सीधे उसके कमरे में आई। उसके साथ गुलशन भी थी। गुलशन ने नए कपड़े पहन रखे थे और बहुत खुश दिख रही थी। तो हमने तुम्हें अपनी भाभी बना ही लिया ना? रेहाना ने उसके पास बैठकर उसे छेड़ा। तुम्हें पता है, मैं जानबूझकर तुम्हें पहली बार अपने घर ले गई थी, तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने तुम्हारी चर्चा अम्मी और फूफी से कर दी थी, तो उन्होंने ही कहा था साथ लाने के लिए। चल बेशरम, तो मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताया? मैं जाती ही नहीं, उसने झेंप कर कहा। मगर बीबी जान, वह तो हमारी और घर वालों की पकी खिचड़ी तैयार हुई थी। हमें क्या पता कि तारिक भाईजान आपसे पहले ही मिल चुके हैं और आप दोनों की खिचड़ी के ऊधन पर पानी पहले से ही चढ़ा हुआ है। सगाई हो गई थी और तारिक जब भी शहर में होते बराबर घर पर आते जाते। वह उनके सामने निकलने से शर्माती थी, पर वे भी कहाँ मानने वाले थे। अम्मी भूख लगी है, खिलाइए पिलाइए ना, तारिक कहते और अम्मी नाश्ता लाने के लिए उसकी हाँक लगाती। वह झिझक कर रह जाती और तारिक शरारत से मुस्करा देते। रेहाना के घर अब वो कम जाती थी, बस कभी किसी खास मौके पर अम्मी के साथ हो आती। अम्मी बड़े जोशो खरोश से शादी की तैयारी में लगी थी। एक से एक गहनों के नमूने देखे जा रहे थे। अब्बा ने घर पर ही सुनार बैठा लिया था, जो सामने ही गहने बनाने में जुट गया था। बनारसी साड़ियों के अंबार लग रहे थे। फर्नीचर, बर्तन गोया बड़ी गहमा गहमी थी। अचानक एक सुबह भूचाल सा आ गया। सारे शहर में हलचल सी मच गई। फूफी के घर की गुलशन ने उनके ही कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सब हैरान, सकते की हालत में अम्मी उसे साथ लिए फूफी के घर भागे। फूफी के घर भीड़ ही भीड़ थी। लग रहा था सारा शहर जैसे सिमट कर आ गया था।
गुलशन के माँ बाप पीरू बावर्ची जोर जोर से छाती पीट कर रो रहे थे। फूफी सामने तख्त पर बैठी रोए जा रही थी। सारे घर पर जैसे कहर छा गया था। जो भी कुएं में झांकता सन्नाटे में आकर पीछे हो जाता। उन लोगों ने भी कुएं में झांका तो देखा, बड़ी बड़ी आंखों वाली गुलशन जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर ऊपर की ओर देख रही थी। उसके बाल पानी में फैले से छितरे पड़े थे। बड़ी डरावनी शक्ल दिख रही थी। पुलिस आई, लाश निकाली गई, पंचायत हुआ और पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई गई। सारा घर परेशान था कि गुलशन ने आत्महत्या क्यों की। जितने मुंह उतनी बातें, सभी हैरान। तो क्या वो लड़की पागल नहीं थी? सब अपना अपना दिमाग लड़ा रहे थे। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जैसे नई कहानी ने जन्म लिया। गुलशन के पेट में 6 माह का गर्भ था। सबको जैसे सांप सूंघ गया। घर में दोबारा मुर्दनी सी छा गई। बात की गिरह खुली तो खुलती ही चली गई। एसपी साहब ने सबसे पहले गुलशन के बाप यानी पीरू बावर्ची को ही पकड़ा। पीरू को 7 दिन थाने में बंद रखा गया। भूखा प्यासा वो भी सत्याग्रह पर तुल गया था, पर अंत में तो था वो भी इंसान। 7वें दिन उसने सवेरे सवेरे थानेदार से नाश्ता मांगा और कहा उसका बयान लिख लिया जाए। हुजूर माई बाप, पीरू बावर्ची ने एसपी साहब के सामने अपना गुनाह मान लिया। मैंने ही गुलशन को कुएं में धकेला था। और रोते हुए बोला, मालिक, हम गरीब नौकर चाकर दास दासियों का जन्म ही मालिक के लिए होता है। पुराने समय से ही मालिक, हम लोग मालिक की खुशी पर निछावर होते रहे हैं। हमारे तो वे ही देवता, वे ही खुदा होते हैं। माई बाप, बड़े लोगों की हम बदनसीबों पर बहुत ही कृपा इनायत होती है। ऐसी ही ढेर सारी उनकी दी हुई बख्शीशों में से हमारी बहू बेटियों की इज्जत लेना भी हम लोग अपनी खुशनसीबी मानते आए हैं। हम गरीबों के घर की बहू बेटियां पैदा होते ही मालिक को खुश करने, उनकी हवस के लिए ही जन्म लेती हैं। तो सरकार, तारिक मालिक जब भी हॉस्टल से यहाँ आते थे गुलशन को बुलवा लेते थे। इसे हमने बड़ी बात नहीं समझा। मालिक, जब वह हमल से हो गई तो हमें पता ही नहीं चला। वो तो पागल थी, समझती नहीं थी। पर जब उसका पेट बढ़ने लगा तो शक हुआ। दाई को बुलाकर दिखाया तो उसने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, या तो महीने पूरे हो गए हैं। मैं घबराया। आखिर हमारी तो घास फूस वाली ज़िंदगी है, जब चाह काट दो, जब चाह बढ़ा लो। पर मालिक की ज़िंदगी तो कीमती है। अगर गुलशन को बच्चा होता तो मालिक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि सारे नौकर नौकरानियां इस बात को जानते थे और बात इधर उधर से खुल सकती थी। अभी छोटे मालिक की सगाई एक बड़े अफसर की इकलौती बिटिया से तय हुई थी। मेरी तो बिटिया पागल है, उसका जीना मरना कोई अर्थ नहीं रखता, पर मुझे उस बहू बिटिया की ज़िंदगी बचानी थी। एक रात को उससे कहा कि कुएं से पानी ले आए। जब वो कुएं पर गई तो मैंने पीछे से उसे धकेल दिया और चुपचाप आकर अपनी कोठरी में सो गया। सवेरे सबने समझा उसने आत्महत्या कर ली होगी। बस मालिक, यह गुस्ताखी हो गई, आप अब जो सज़ा दें। अब्बा अम्मी का चेहरा इस घटना से काला पड़ गया। घर पर एक मनहूस मुर्दनी सी छा गई। तारिक ने हॉस्टल से आना ही बंद कर दिया था। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अम्मी बीमार पड़ गई। बहुत दिनों तक अब्बा छुट्टी लेकर घर पर ही रहे। आखिर बहुत लोगों के मना करने के बाद भी अब्बा ने सगाई तोड़ दी और तारिक के घर का वह सारा सामान जो सगाई में आया था वापस भेज दिया। फूफी और रेहाना की अम्मी आईं। उन्होंने अब्बा को बहुत समझाया पर अब्बा नहीं माने। अब्बा ने सबके सामने कहा, पीरू एक गरीब बाप था, वह अपनी लड़की को कुएं में ढकेल सकता है, पर मैं जीते जी अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेल सकता। पैगाम टूट गया। इतने बड़े हादसे ने उसे बीमार कर दिया। अब्बा ने अपने तबादले की मांग की और इस शहर से बदली करा ली। उस दिन शहर छोड़ते समय रेहाना और वह लिपट कर बहुत रोए। हवा तब्दील के लिए अब्बा अम्मी उसे दार्जिलिंग अपने दोस्त के घर ले गए। धीरे धीरे बात दिमाग से, फिर दिल से, फिर आँख से ओझल होती गई। पर इस हादसे के लिए उसने कभी तारिक को माफ़ नहीं किया। अब भी वह जुगनू देखती,
उसे हथेली में कैद कर घंटों निहारती थी। उसका दब से जलना, दब से बुझ जाना उसे अच्छा लगता था और उसे बिसरी भूली घटनाएं याद आने लगती थीं। और आज तारिक, जो 2 लड़कियों की जिंदगी का कातिल था, जिसे जेल की कोठरी में होना था, उसे पुलिस का हाकिम अफसर देखकर वह हैरान थी। तो यह थी कहानी जुगनू। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।